वंदे मातरम। विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों और अभिभावकों, बोर्ड द्वारा जारी जो मॉडल पेपर था कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान का, उसको मैंने पिछले 2 वीडियो में पूरा विस्तार से आपको उत्तर सहित बताया है। और कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि कुछ और मॉडल पेपर भी बताए जाएं, तो इसी के श्रृंखला में एक मॉडल पेपर का आपको मैं अभ्यास करवा रहा हूँ जो पूरे तरह से बोर्ड के पैटर्न पर आधारित है और जिसमें शुरुआत के जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति है, उसके बाद में 1 नंबर के हैं और उसके बाद में जो भी प्रश्न है जिसमें 14 से 20 तक है उनमें आंतरिक विकल्प यानी अथवा में प्रश्न है। और राजनीति विज्ञान की दोनों जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनकी क्विक रिवीजन के वीडियो मैंने प्रत्येक चैप्टर के बना रखे हैं। इसके अलावा पूरी पाठ्य पुस्तक के भी मैंने अलग अलग 2 वीडियो बना रखे हैं जिसमें पूरी पाठ्य पुस्तक के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो मैंने कवर किए हैं। इसके अलावा प्रत्येक अध्याय की मैंने गूगल क्विज बनाई हुई है जिसमें आप आराम से मोबाइल में उसको खोल करके उसमें भाग लेकर के सही प्रश्नों का आप सिलेक्ट करके उत्तर सिलेक्ट करके सबमिट करें और सबमिट करने के बाद में आप अपना स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। और कौन कौन से प्रश्न आपके गलत हुए उनका उत्तर भी आपको सही उत्तर मिल जाएगा, तो वो भी अभ्यास जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं मॉडल पेपर। पहला प्रश्न है, शॉक थेरेपी किस संस्था द्वारा दिया गया? तो शॉक थेरेपी है वो विश्व बैंक द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, मॉन्स्ट्रेट संधि है वो किस संगठन का आधार था? तो मॉन्स्ट्रेट जो संधि थी वो यूरोपीय संघ का आधार था, यानी इसी संधि के बाद में यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ। साप्टा यानी साउथ एशियन जो फ्री ट्रेड एरिया है वो किससे संबंधित है? तो ये सार्क से संबंधित, सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन या जिसको दक्षेस कहा जाता है, उससे संबंधित है साप्टा। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सशस्त्र संघर्ष कहाँ होते हैं? तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, तो इसमें ऑप्शंस हैं कुवैत है, उत्तरी गोलार्ध के देश है, अफ्रीका के सारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देश या पूरी तिमोर इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है अफ्रीका के सारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देश, क्योंकि ये देश अधिकांशतः गरीबी है और सबसे ज़्यादा संघर्ष गरीब देशों में हो रहे हैं, तो ये सशस्त्र संघर्ष है। अगला प्रश्न है, मैकडोनाल्डीकरण वैश्वीकरण के किस प्रभाव का संकेत है? तो मैकडोनाल्डीकरण है वो सांस्कृतिक प्रभाव का संकेत है। अगला है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण योगदान देने वाली सही विकल्प आपको चुनना है। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में जैसे ऑप्शंस हैं औद्योगिक विकास, युद्ध का खतरा, सुरक्षा के खतरे या संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में योगदान देने वाला सबसे बड़ा कारक है वो है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास के कारण वैश्वीकरण की प्रक्रिया वो तेजी से हो रही है। अगला प्रश्न, 2 जून 2014 को कौन सा राज्य बना? तो भारत का जो नवीनतम राज्य है कह सकते हैं, सबसे जो लेटेस्ट बना हुआ 2 जून 2014 को वो है तेलंगाना। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड है, ये नवंबर 2000 में बने थे, तो उसके बाद में 2014 में तेलंगाना बना है। अगला प्रश्न है, खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति की पक्ष वाली राजनीतिक विचारधारा को क्या कहते हैं? यानी ऐसी विचारधारा जिसमें खुली प्रतिस्पर्धा हो और बाजार महत्वपूर्ण हो, तो वो विचारधारा है दक्षिणपंथ विचारधारा। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र क्या था? तो आपको पता है पहली पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र धीरज था, और तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मूल मंत्र था वो तेज गति से संरचनात्मक बदलाव। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र है। पहली का आपको याद रखना है, पहली में धीरज था, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि धीरज से काम नहीं चलेगा, तो तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करना पड़ेगा। और इसी के बारे में एक और जानकारी दे दूँ, पहली पंचवर्षीय योजना उस पर कृषि पर जोर दिया गया था, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर ज़्यादा जोर दिया गया था। अगला है, भारत की विदेश नीति के जनक कौन है? तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भारत की विदेश नीति के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न, चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कब किया? तो इसका सही आंसर है 1950 में, और उसी के बाद से ही भारत चीन संबंधों में तनाव की स्थिति पैदा हुई। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो आपको पता है राष्ट्रपति इंदिरा गांधी के समय में आपातकाल की घोषणा जो 1975 में की गई थी, तो फखरुद्दीन अली अहमद उस समय देश के राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति है वो आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो गया राष्ट्रपति। अगला है, आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? तो आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन है वो पारित किया गया था। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 को कब समाप्त किया गया? तो 5 अगस्त 2019 को 370 अनुच्छेद को समाप्त किया गया। अगला है, लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन कहाँ हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन है वो ताशकंद यानी ताशकंद समझौता जो उस समय संयुक्त राज्य यूएसएसआर यानी सोवियत संघ में जो था, उसके बाद में वर्तमान में ताशकंद है वो जैसे उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, तो वहाँ शास्त्री जी का निधन हुआ था। अगला प्रश्न, शेख अब्दुल्ला के निधन के पश्चात नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व किसके पास गया? तो जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के निधन के बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला ने किया, और फारूक अब्दुल्ला के पुत्र अब है वो उमर अब्दुल्ला है, तो शेख अब्दुल्ला के बाद में फारूक अब्दुल्ला है उन्होंने नेतृत्व किया। अगला प्रश्न,
निर्बल और अस्थिर शासन प्रणाली का दोष, जिस प्रणाली का दोष, यानी कौन सी प्रणाली में जो सरकार है वो निर्बल होती है और अस्थिर होती है? तो बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली में क्या होता है, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो बहुत सारे दल मिलकर के गठबंधन सरकार बनाते हैं, और जिस कारण से किसी भी दल की है वो एक दूसरे के दल के दबाव में काम करना पड़ता है, और इस कारण से सरकार है वो कमजोर रहती है, अस्थिर रहती है। भारत में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग उनके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो 2001 में भारत और रूस के बीच में सामरिक समझौते के अंतर्गत या अंक के रूप में भारत और रूस के बीच में कितने द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर है 80 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, खाली जगह भारत की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। तो बांग्लादेश है वो भारत की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों का चुनाव आम सभा और खाली जगह में पूर्ण बहुमत द्वारा होता है। तो आम सभा और सुरक्षा परिषद में पूर्ण बहुमत द्वारा होता है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक सन खाली जगह में मुंबई में हुई। तो सन 2004 में मुंबई में हुई थी। अगला प्रश्न है, खाली जगह पंचवर्षीय योजना में भारी औद्योगिक विकास पर जोर दिया। तो मैंने अभी आपको बताया था कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे जोर दिया, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया, जिसमें विभिन्न जो स्टील प्लांट्स भारत में बने थे, इस्पात उद्योग, उनमें काफ़ी जोर दिया गया। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। अगला प्रश्न है, खाली जगह के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है। तो वो बात था केशवानंद भारती मुकदमा या केशवानंद भारती वाद, जिसमें संविधान के मूल बुनियादी ढांचे के बारे में फैसला सुनाया गया। तो ये थे रिक्त स्थानों की पूर्ति के सवाल। अब है अति लघुतरात्मक प्रश्न। अब थोड़ा सा वीडियो लंबा नहीं हो, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा। भारत में दक्षिण कोरियाई प्रौद्योगिकी के ब्रांड कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन सी कंपनियां या ब्रांड है वो दक्षिण कोरिया के? तो भारत में दक्षिण कोरिया की सैमसंग, एलजी और हुंडई, ये जो 3 ब्रांड है वो दक्षिण कोरिया के हैं। अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ की विदेश और रक्षा मामलों में क्षमता सीमित क्यों है? कोई एक कारण बताइए। तो यूरोपीय संघ की विदेश और रक्षा मामलों में क्षमता सीमित है क्योंकि इसके देशों की विदेश नीति और रक्षा नीति कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है, इस कारण से सीमित है। अगला प्रश्न, भारत की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो भारत की इस नीति के अंतर्गत बांग्लादेश, म्यांमार और आसियान के जो देश है भारत के पूर्व में, यानी ईस्ट में जो देश है वो इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, दक्षिण एशियाई देशों की जनता किस प्रकार के शासन को वरीयता देती है? तो दक्षिण एशियाई देशों में, अधिकांश देशों में लोकतंत्र को वरीयता देते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का फुल फॉर्म बताइए। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। अगला प्रश्न, भारतीय दलीय व्यवस्था की कोई एक विशेषता बताइए। तो भारत में बहुदलीय प्रणाली व्यवस्था है, यानी एक से अधिक दल हो सकते हैं। कई देशों में एक दलीय व्यवस्था है जहाँ तानाशाही होती है, कुछ देशों में 2 दलीय होते हैं, लेकिन भारत में बहुदलीय प्रणाली है जिसमें कितने भी दल हो सकते हैं और विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न, प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो प्रथम आम चुनाव में 364, दूसरे में 371 और तीसरे में 361 सीटें प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो पीसी महालनोबिस, यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो सांख्यिकीविद थे, वो दूसरी पंचवर्षीय योजनाकार थे, और इसी योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर ज़्यादा जोर दिया था। अगला प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बताइए। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र गति से संरचनात्मक विकास, और संरचनात्मक विकास का मतलब हो गया आधारभूत जो फंडामेंटल डेवलपमेंट करना है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं उद्योग, क्योंकि कृषि के लिए उपकरण बनाना और भी विकास के कार्य है वो उद्योगों से संबंधित होते हैं, तो उद्योगों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। लाल डेंगा किस दल के नेता थे? लाल डेंगा है वो मिजो नेशनल फ्रंट के नेता थे। और अगला प्रश्न है, वैचारिक प्रतिबद्धता से आपका अभिप्राय है? तो वैचारिक प्रतिबद्धता से अभिप्राय है कि राजनीतिक दलों का आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होना, उनके प्रति समर्पण होना। अगला प्रश्न है, 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को किन परस्पर विरोधी राजनीतिक समूहों ने समर्थन दिया? तो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चा जैसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह जैसे परस्पर विरोधी राजनीतिक समूह इन्होंने समर्थन दिया था। अगला प्रश्न, जो भाग खंड ब है, लघुतरात्मक प्रश्न 50 शब्दों में। तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया? तो सोवियत संघ ने अपने अधिकांश जो संसाधन है उनको अपने परमाणु हथियारों के विकास, सैन्य साजो सामान के निर्माण और पूर्वी यूरोपीय देश के विकास पर लगा दिया,
और इस कारण से इसकी आर्थिक संस्थाएं वो आंतरिक रूप से कमज़ोर हो गई और जिसके कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में गतिरोध आ गया, यानी अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ गई। अगला प्रश्न, देवस्थान किन्हें कहा जाता है? तो पुराने ज़माने में समाज में धार्मिक कारणों से प्रकृति की रक्षा का चलन शुरू से रहा है और भारत में मौजूद पावन वन प्रांतर इस चलन का उदाहरण है। और इसके अंतर्गत वनों का कुछ हिस्सा है वो काटा नहीं जाता था, उनको देवताओं के नाम पे या किसी पुण्य आत्मा के वास के नाम पे माना जाता था, जिसमें कटाई लगभग निषेध होता था। तो इन्हीं क्षेत्रों को पावन वन प्रांतर या देवस्थान कहा जाता है। अगला प्रश्न, पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थायी न बन पाने के क्या कारण है? तो पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थायी नहीं बन पाने के कुछ कारण हैं, आपकी पाठ्यपुस्तक में भी बहुत अच्छी तरह से दिए हुए हैं। तो पहला कारण है कि यहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी जो भी है अभिजन, उनका सामाजिक दबदबा है और भारत के साथ निरंतर तनातनी रहने के कारण सेना समर्थक समूह है वहाँ ज़्यादा मजबूत है। दूसरा, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ के लिए यहाँ सैनिक शासन को बढ़ावा दिया, लोकतंत्र को कभी भी सफल होने नहीं दिया। तो इस कारण से पाकिस्तान में लोकतंत्र सफल नहीं हो पाया या स्थायी रूप से नहीं रहा है। बार बार लोकतंत्र और तानाशाही सरकारें बनती रही है, चेंज होती रही है। अगला प्रश्न, साझी संपदा संसाधन किसे कहा जाता है और इसकी सुरक्षा के उपाय बताइए? तो ऐसे क्षेत्र जिनका प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा साझे तौर पर किया जाता है। सीधी सी बात है कि ऐसा संपदा जिसपे किसी व्यक्ति विशेष, किसी देश विशेष का अधिकार नहीं होकर के पूरे विश्व समुदाय का अधिकार होता है, वो साझी संपदा है, वो कहलाती है। अब इसकी सुरक्षा के लिए साझी संपदा उसका उपयोग है वो सीमित करना चाहिए और विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए और विश्व की साझी विरासत के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। अगला प्रश्न, कांग्रेस की सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो आज़ादी के समय कांग्रेस है वो एक सतरंगी सामाजिक गठबंधन के रूप में थी, यानी जिसमें सभी वर्ग, सभी जाति, भाषा और हितों से जुड़े हुए व्यक्ति जुड़े थे। एक कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन भी थी क्योंकि इसके अंदर क्रांतिकारी, शांतिवादी, कंजर्वेटिव, रेडिकल, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी सभी विचारधाराओं के मध्यम मार्गियों को समाहित कर रखा था। तो इस तरीके से कांग्रेस है वो सामाजिक विचारात्मक गठबंधन के रूप में थी। अगला प्रश्न, 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस दल की मुख्य चुनौतियां बताइए। तो 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस की चुनौतियां थी, पहला तो था कि समय देश में आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और विपक्ष पहले की अपेक्षा कम विभाजित और अधिक ताकतवर था और गैर कांग्रेसवाद के नारे के साथ में वो काफ़ी एकजुट हो गया था। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती का परीक्षण कीजिए, यानी क्या चुनौती रही? तो जवाहरलाल नेहरू की अचानक मृत्यु के बाद में कांग्रेस के समय समक्ष वो राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती उत्पन्न हुई और उस समय जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनको नेहरू जी का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन 2 साल से भी कम के अल्प समय में शास्त्री जी की ताशकंद में अचानक मृत्यु हो गई और इस कारण से पुनः उनकी अनुपस्थिति में एक चुनौती पैदा होगी कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा और इस चुनौती का सामना गुप्त मतदान के द्वारा किया गया और जिसमें इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को 2 मतों से पराजित किया और इंदिरा गांधी है वो उनके बाद में उत्तराधिकारी बनी। अगला प्रश्न है, बिहार आंदोलन क्या था? तो बिहार आंदोलन 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चलाया गया। जयप्रकाश नारायण ने 1975 में बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि बिहार आंदोलन का उद्देश्य समाज और व्यक्ति के सभी पक्षों का में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है और इसी को जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था और इससे सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस क्यों पहुंची? तो 1984 में जून 1984 में स्वर्ण मंदिर में, यानी पंजाब में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, उसमें भारत सरकार द्वारा सैन्य कार्रवाई की गई और इसी कार्रवाई को ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा गया और इस कार्रवाई में खास करके जो खालिस्तान समर्थक जो थे उनके खिलाफ में कार्रवाई की गई थी और इस कार्रवाई से सिखों ने अपने धार्मिक विश्वास पर हमला बताया और जिस कारण से सिखों की धार्मिक भावना है वो ठेस पहुंची और इसी के कारण जो भी 2 सिख थे जिन्होंने इंदिरा गांधी की बाद में हत्या की थी, तो ये इंदिरा गांधी हत्या में ऑपरेशन ब्लू स्टार का बहुत बड़ा हाथ माना जा सकता है। भारत में वामपंथी और दक्षिणपंथी राजनीतिक विचारधाराओं में कोई 2 अंतर बताइए। तो वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधाराओं में बहुत ज़्यादा अंतर है, दोनों एक दूसरे के विपरीत विचारधारा है। वामपंथी दल है वो धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक आर्थिक न्याय, राष्ट्रीयकरण आदि का समर्थन करते हैं, जबकि दक्षिणपंथी भारतीय संस्कृति, प्रबल राष्ट्रवाद, उदारीकरण और भूमंडलीकरण की नीतियों का समर्थन करते हैं। दूसरा है वामपंथी दल सार्वजनिक क्षेत्र के समर्थक है, जबकि दक्षिणपंथी दल है वो निजी क्षेत्र के समर्थक है। तो इस तरीके से दोनों की विचारधारा में काफ़ी अंतर है। अब जो तीसरा भाग इसका है वो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी बड़े प्रश्न जिसमें ऑप्शंस आपको मिलेंगे 100 शब्दों में उत्तर देने। पहला है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों ने आसियान के निर्माण में पहल क्यों की, या जापान की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए।
तो ये प्रश्न काफ़ी लंबे हैं, तो मैं अगर आप कमेंट करेंगे तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इनको उत्तर बताऊंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो है, फिर वो आप नहीं देख पाएंगे या कई लोग देखते नहीं है। तो ये आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको ये पूरी पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और भी जो मॉडल पेपर वगैरह है वो भी टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है भारत चीन युद्ध के कारण है, तो अलग अलग कारण यहाँ आपको बताए हुए हैं। निबंधात्मक प्रश्न है जिसमें विश्व स्तर पर असमानता से किस प्रकार के खतरे उत्पन्न हो रहे हैं, या तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों के जनता के सामने कौन कौन से खतरे मौजूद है, ये इसके बारे में बताना है। तो ये भी प्रश्न है। इसके अलावा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को लेकर की जो थी पहले पार्ट के सारे एक तरह से आपको सारांश लिखना है। इसके अलावा आज़ादी से पूर्व देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र की चुनौती से क्या अंतर थे, या आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म किन कठिन परिस्थितियों में हुआ था, और हैदराबाद जो विलय है उसको आपको विस्तार से बताना है। तो ये भी मैंने अच्छी तरह से इसमें सारा डिटेल में आपको बता रखा है कि हैदराबाद के जो निज़ाम है उसके अर्धसैनिक बल थे, रजाकार थे, सांप्रदायिक थे, अत्याचारी थे, और जिन्होंने गैर मुसलमानों को निशाना बनाया, और इसके बाद में भारतीय सेना ने उनको कब्जा करने के लिए हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई की, और उसके बाद में निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर लिया। इस तरीके से हुआ। अब लास्ट प्रश्न इसमें मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है, क्योंकि बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर है उसमें नक्शा दिया हुआ है, तो इसमें भी मैप दिया हुआ है। विश्व मानचित्र में आपको ईरान, यूगोस्लाविया, हंगरी और रोमानिया को दर्शाना है, या विश्व मानचित्र में लातविया, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार और लिथुआनिया को आपको दर्शाना है। तो इसमें भी आप जैसे इस तरह के विश्व का नक्शा है। अब यहाँ बात करें तो यहाँ जैसे यूरोप के देश है, ईरान है, तो एशिया महाद्वीप में है, यूगोस्लाविया है, ये यहाँ से यूरोप में है। इसके अलावा हंगरी और रोमानिया ये भी यूरोप के देश है। ये तीनों देश लगभग पास पास में है। ईरान है वो एशिया महाद्वीप में है। दूसरा जो प्रश्न था इसमें आपको लातविया, लिथुआनिया, म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया, तो लातविया, लिथुआनिया ये सोवियत संघ से अलग हुए जो देश है, ये यूरोप के देश हैं। इसके अलावा म्यांमार है, भारत का पड़ोसी देश, जिसको म्यांमार या बर्मा जो पहले कहा जाता था, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया देश भी है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है। तो ये नक्शे में आपको आराम से दिख जाएगा। तो ये विश्व के मैप पे आपको बताना है। तो ये पूरा मैंने आपको मॉडल पेपर हल करके बता दिया, खास करके जो छोटे छोटे प्रश्न थे। बड़े प्रश्न आप चाहेंगे तो पूरी टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पूरी पीडीएफ दे दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और प्रत्येक चैप्टर के मैंने वीडियो बना रखे हैं वो आप जरूर जाएं चैनल पे। जब विजिट करेंगे तो पूरा एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें 12वीं पॉलिटिकल साइंस के ही सारे मॉडल पेपर सॉल्व किए हुए हैं। प्रत्येक पार्ट के संक्षिप्त में 10-10 मिनट में प्रत्येक पार्ट को मैंने रिवाइज किया हुआ है। इसके अलावा प्रत्येक पार्ट के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन रहे हैं उनके भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तो एक बार चैनल पे विजिट जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो। इसके अलावा मैं चैनल पे विभिन्न प्रकार के कंपटीशन से संबंधित जो भी वैकेंसी वगैरह आती है उसके भी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।